तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी डरावनी कहानी में उतरने वाले हैं। जरा सोचिए, रात का वक्त है, एक कॉलेज कैंपस जो मतलब दशकों से वीरान पड़ा है, और उस कैंपस के ठीक बीच में है एक पुरानी सी लाइब्रेरी। और वो भी कोई ऐसी वैसी लाइब्रेरी नहीं, पूरी गॉथिक बनावट वाली, काले पत्थर, नुकीली खिड़कियां। हाँ, जो अंधेरे में और भी ज्यादा डरावनी लगती हैं। हमारे पास जो कहानी है उसका शीर्षक है द लाइब्रेरियंस घोस्ट, अ कॉलेज लाइब्रेरी हॉरर स्टोरी। ये कहानी दो कॉलेज स्टूडेंट्स अमन और विक्रम की है, जो कुछ दुर्लभ पांडुलिपियों मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट्स की तलाश में इस वीरान लाइब्रेरी में घुसने का फैसला करते हैं। बिल्कुल, एक बहुत ही बुरा फैसला। और देखिए, इस कहानी की पड़ताल का हमारा मकसद सिर्फ डरना या डराना नहीं है। सही बात है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ज्ञान की प्यास, या कहूं कि ज्ञान का जुनून, वो एक बहुत ही खतरनाक और डरावना रूप ले सकता है। हाँ, ये सिर्फ एक भूत की कहानी से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, ये ज्ञान के प्रति हमारे नजरिए पर भी एक सवाल है। तो चलिए इस पुरानी धूल भरी लाइब्रेरी के दरवाजे खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या छिपा है। कहानी का जो सेटअप है वो बड़ा क्लासिक है। रात के 11 बजे का वक्त, जगह है सामाजिक विज्ञान महाविद्यालय का पुराना पुस्तकालय, और ये इमारत दशकों से बंद है। दशकों से? मतलब वहां की हर चीज पर वक्त की एक मोटी परत जम गई होगी। हाँ, और लेखक ने इसके माहौल को बहुत अच्छे से बताया है। वो काले पत्थर की दीवारें जिन पर काई जमी है, नुकीली मेहराबदार खिड़कियां जो अंधेरे में खाली आंखों जैसी लगती हैं। बिल्कुल, और छत पर एक जंग लगा हुआ मौसम सूचक, जो हवा चलने पर एक अजीब धीमी चरमराहट की आवाज करता है। उफ। और वो गंध सीलन और पुरानी सड़ती हुई किताबों की। और यहीं पर कहानी का जो मनोवैज्ञानिक पहलू है वो शुरू हो जाता है। एक वीरान गॉथिक इमारत ये सिर्फ एक डरावनी जगह नहीं है। नहीं, ये एक तरह से ज्ञान का मकबरा है। एक ऐसी जगह जहां ज्ञान जिंदा नहीं है बल्कि कैद है। कैद है, सड़ रहा है। हाँ, और बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट चुका है। ये माहौल ही अपने आप में किरदार है। सही कहा, जैसे ज्ञान को ही कैद कर लिया गया हो। और यही कैद किया हुआ ज्ञान तो हमारे दो किरदारों को अपनी ओर खींच रहा था, अमन और विक्रम। हाँ, अमन जो इतिहास का छात्र है, उसे इन पुरानी पांडुलिपियों में खजाना दिखता है। और विक्रम जो विज्ञान का छात्र है, वो थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल है। अच्छा। लेकिन रोमांच के लिए साथ हो लेता है। उसे शुरू से ये जगह ठीक नहीं लग रही थी। उसका एक डायलॉग भी है, ये जगह, यहाँ की हवा भी भारी लग रही है। ये एक बहुत ही जाना पहचाना तरीका है डरावनी कहानियों में, जैसे हम क्लासिक हॉरर ट्रोप कहते हैं। हाँ, एक जिज्ञासु और एक डरपोक। बिल्कुल, डरपोक किरदार असल में दर्शकों की आवाज होता है। विक्रम का डर हमें ये बताता है कि यहाँ सच में कुछ गड़बड़ है, ये सिर्फ अमन का वहम नहीं है। तो वे एक टूटे हुए दरवाजे से अंदर घुस जाते हैं और खुद को एक बहुत बड़े और ठंडे हॉल में पाते हैं। चारों तरफ ऊंची ऊंची लकड़ी की शेल्फें हैं। हाँ, जो छत तक जाती हैं, और उन पर हजारों किताबें, जैसे कोई भूल भुलैया हो। अंदर घुसते ही अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। सब कुछ एकदम शांत है, और तभी शेल्फों के बीच से धीरे धीरे कागज पलटने की आवाज आती है। और देखिए डर कैसे धीरे धीरे बनाया जाता है। पहली आवाज को तो मतलब चूहा या हवा का झोंका मानकर खारिज किया जा सकता है। हाँ, विक्रम खुद को यही तसल्ली देने की कोशिश भी करता है। बिल्कुल, ये एक मनोवैज्ञानिक डर है जिसे आप तर्क से दबा सकते हैं। लेकिन फिर तर्क काम करना बंद कर देता है। कुछ ही देर बाद एक पुरानी मेज पर रखी बरसों से बंद पड़ी एक भारी भरकम किताब धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। और वहां हवा का नामो निशान नहीं था। बिल्कुल नहीं। और जब विक्रम डरते डरते उसे उठाता है तो किताब के एक पन्ने पर स्याही का एक गहरा लाल धब्बा होता है। हो गया है, एक फिजिकल एविडेंस है। सही। चूहे किताब नहीं गिराते और ना ही उन पर खून जैसे धब्बे छोड़ते हैं। नहीं। यहाँ से कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहाँ किरदार और हम भी ये मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि यहाँ कोई अलौकिक शक्ति मौजूद है। और उस शक्ति ने फिर सीधे सीधे चेतावनी दी। उन्हें एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, जो इतनी धीमी थी जैसे हवा ही बोल रही हो। क्या? जाओ यहाँ से, भाग जाओ। ओहो। अब ये कोई इशारा नहीं था, ये एक सीधी धमकी थी। यहाँ पर एक दिलचस्प बात है। अमन जो इतिहास का छात्र है, हाँ, वो इन सब चेतावनियों के बावजूद आगे बढ़ना चाहता है। हाँ, उसका ज्ञान का लालच उसके डर पर हावी हो जाता है। बिल्कुल।
ये हमें कहानी के मुख्य विषय की ओर ले जाता है। ज्ञान के लिए किस हद तक जाना सही है? सही बात है। अमन के जोर देने पर वे एक छिपी हुई लोहे की घुमावदार सीढ़ी से तहखाने में उतरते हैं। तहखाने में? हाँ, और तहखाने का माहौल तो और भी ज्यादा भयानक था। वहां सड़ी हुई लकड़ी और फफूंद की गंध के साथ साथ किसी भयानक मात्सल चीज की भी गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। ओहो। उन्हें पांडुलिपियां तो नहीं मिली, लेकिन जो मिला वो शायद उससे भी ज्यादा जरूरी था। वहां एक टूटी हुई मेज पर एक पुराना धूल भरा पोर्ट्रेट रखा था। एक पोर्ट्रेट? हाँ, ये पोर्ट्रेट एक गुस्सैल दिखने वाले आदमी का था, जिसकी आंखें अजीब तरह से पूरी काली थीं और चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा था। और वो कौन था? पोर्ट्रेट के नीचे पीतल की एक छोटी सी प्लेट पर लिखा था, पुस्तकालयाध्यक्ष श्री अविनाश शर्मा, 1948-1955। हाँ, क्योंकि अब डर को एक चेहरा मिल गया, एक नाम, एक पहचान और एक इतिहास। सही। अब तक ये डर एक अनजान साये से था, जो कहीं ज्यादा डरावना लगता है, लेकिन अब ये डर एक इंसान के गुस्से से जुड़ा है, उसकी कहानी से जुड़ा है, जो इससे और भी ज्यादा व्यक्तिगत और खतरनाक बना देता है। और वो कहानी तो वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अमन तुरंत अपने फोन पर श्री शर्मा के बारे में खोज करता है। अच्छा। उसे पता चलता है कि 1955 में श्री शर्मा इसी तहखाने में मरे हुए पाए गए थे। इसी तहखाने में? हाँ, पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया था, लेकिन रिपोर्ट में कुछ अजीब बातें थीं। जैसे कि? उनके शरीर पर जलने के निशान थे और उनकी आंखें डर से इतनी ज्यादा चौड़ी होकर खुली थीं कि जैसे उन्होंने अपनी मौत को अपनी आंखों से देख लिया हो। और सबसे जरूरी जानकारी जो उसे मिलती है वो एक स्थानीय अफवाह थी। हाँ। अफवाह ये थी कि श्री शर्मा पुस्तकालय की किताबों और ज्ञान को लेकर बहुत ज्यादा जुनूनी थे। उन्हें लगता था कि ये ज्ञान सिर्फ उनका है और वो इसे किसी के साथ साझा नहीं करना चाहते थे। बिल्कुल। वो लोगों को दुर्लभ किताबें छूने तक नहीं देते थे। और यहीं पर वो ज्ञान को कैद करने वाली बात सच साबित होती है। जैसे ही अमन ये सब पढ़ रहा होता है। क्या होता है? तहखाने के कोने में रखी दशकों से बंद पड़ी एक पुरानी घड़ी जोर से एक बार बजती है, टन। बस एक बार? सिर्फ एक बार। और फिर अंधेरे में से एक साया शक्ल लेने लगता है। धीरे धीरे वो साया उस पोर्ट्रेट वाले आदमी श्री अविनाश शर्मा की धुंधली सी आकृति में बदल जाता है। कहानी में उसके रूप का वर्णन बहुत अच्छा है। उसका शरीर काले धुएं और धुंध से बना था और आंखें बिल्कुल उस पोर्ट्रेट की तरह ही पूरी तरह से काली थीं, जैसे दो अंधेरे गड्ढे हों जिनमें कोई रूह न हो। और फिर वो बोलता है। उसकी आवाज पूरे तहखाने में गूंजती है, लेकिन वो आवाज कानों से ज्यादा दिमाग में सुनाई देती है। क्या कहता है वो? वो कहता है, तुम चोर हो, मेरे ज्ञान को चुराने आए हो। ये ज्ञान तुम्हारा नहीं है, तुम अपवित्र हो। चोर? हाँ, वो उन्हें चोर कह रहा है, जैसे वे कोई सोना चांदी चुराने आए हो। ये बहुत अजीब बात है। बिल्कुल। और यहीं पर यह कहानी सिर्फ एक भूत की कहानी से ज्यादा गहरी हो जाती है। कैसे? शर्मा के लिए ज्ञान एक वस्तु है, एक खजाना जिसे बक्से में बंद रखना है। वो ज्ञान को बहने नहीं देना चाहता, उसे साझा नहीं करना चाहता। वो उसका मालिक बनना चाहता है। हाँ, और विक्रम उसकी नजर में घुसपैठिए हैं जो उसके खजाने को अपवित्र कर रहे हैं। उसका गुस्सा किसी अधूरी ख्वाहिश से नहीं, बल्कि अपने ज्ञान के भंडार की रक्षा करने के जुनून से पैदा हुआ है। इसके बाद तो जैसे तहखाने में कयामत आ जाती है। तहखाने और ऊपर हॉल की शेल्फों पर रखी सैकड़ों किताबें एक साथ हवा में उड़ जाती हैं और नुकीले हथियारों की तरह उनकी ओर उड़ने लगती हैं। पूरी लाइब्रेरी ही जैसे हमला कर रही हो। हाँ, और हॉल की विशाल शेल्फें ऐसे हिलने लगती हैं जैसे कोई सोया हुआ विशाल जानवर जाग गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी लाइब्रेरी ही एक जिंदा चीज बन गई हो। ये एक बेहतरीन विजुअल है। ज्ञान जो किताबों में बंद है, अब खुद एक हथियार बन गया है। सही। जिन किताबों को अमन खोजने आया था, वही किताबें अब उसकी जान लेने पर तुली हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये एक तरह का प्रतीक है कि कैसे ज्ञान अगर गलत हाथों में हो या गलत इरादे से संरक्षित किया जाए तो वो विनाशकारी हो सकता है। अमन और विक्रम डर के मारे चिल्लाते हुए भागते हैं। वे किसी तरह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आते हैं और मुख्य दरवाजे की ओर भागते हैं, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। हाँ, और पीछे से अविनाश शर्मा की काली आकृति उनकी ओर बढ़ रही होती है और चिल्लाती है, तुम यहीं रहोगे, तुम मेरे बन जाओगे, मेरे ज्ञान का हिस्सा।
बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता और तभी अमन को एक अजीब सा ख्याल आता है। वो भागकर वही लाल धब्बे वाली किताब उठाता है जिसे उन्होंने पहले देखा था और उसे पूरी ताकत से भूत की ओर फेंक देता है। अच्छा। और फिर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। जब भूत उन पर हमला करता है तो अमन कोई मंत्र नहीं पढ़ता या क्रॉस नहीं दिखाता, वो एक किताब फेंकता है। हाँ, ये थोड़ा अजीब नहीं है? बहुत अजीब, और शायद कहानी का सबसे शानदार हिस्सा भी यही है। जैसे ही किताब भूत की आकृति को छूने वाली होती है, क्या होता है? वो एक भयानक चीख मारकर पीछे हट जाता है, जैसे उसे किसी ने जला दिया हो। सच में? हाँ, और उसी पल दरवाजे का ताला टूटकर जमीन पर गिर जाता है और वे दोनों भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ये एक सवाल छोड़ जाता है, उस किताब में ऐसा क्या था? क्या वो कोई पवित्र ग्रंथ था या उस लाल धब्बे का कोई और गहरा अलौकिक रहस्य था? और लेखक हमें इसका जवाब नहीं देता, जो इसे और भी ज्यादा डरावना बनाता है। हाँ, ये बात तो है। जो डर अनजाना होता है वो हमेशा ज्यादा गहरा होता है। ये सवाल डर को कहानी खत्म होने के बाद भी हमारे साथ हमारे दिमाग में जिंदा रखता है कि आखिर उस किताब में था क्या? क्या उस किताब में कोई ऐसा ज्ञान था जो शर्मा के ज्ञान से भी ज्यादा शक्तिशाली था? या शायद उस किताब का शर्मा के अतीत से कोई लेना देना था? हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। वे दोनों उस रात वहां से भाग जाते हैं। अगली सुबह कॉलेज में कोई भी उनकी कहानी पर विश्वास नहीं करता। जाहिर है सब इसे उनकी मनगढ़ंत कहानी मानकर मजाक उड़ाते हैं। लेकिन कहानी इस एक पंक्ति पर खत्म होती है। कौन सी? कि आज भी उस वीरान इमारत के पास से गुजरने वाले लोग रात के सन्नाटे में कभी-कभी कागज पलटने की एक धीमी आवाज सुनते हैं। उफ, जैसे लाइब्रेरियन आज भी अपनी किताबों की देखभाल कर रहा हो, उनकी पहरेदारी कर रहा हो। तो ये थी कहानी उस लाइब्रेरियन की जो मरने के बाद भी अपनी किताबों का पहरेदार बना रहा। ये कहानी सिर्फ डराती नहीं बल्कि ये भी दिखाती है कि कैसे ज्ञान को बचाने का एक नेक इरादा भी अगर जुनून बन जाए तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। श्री अविनाश शर्मा का किरदार ज्ञान के प्रति एक बहुत ही चरम और संकीर्ण नजरिए का प्रतीक है, जहाँ ज्ञान साझा करने के लिए नहीं बल्कि जमा करने और छिपाने के लिए है। हाँ, उनका मानना था कि ज्ञान पर उनका मालिकाना हक है। मरने के बाद उनका भूत उसी विचार का एक अमर प्रहरी बन गया, जो किसी को भी उस ज्ञान के पास आने से रोकता है। बिल्कुल, वो ज्ञान का रक्षक नहीं, ज्ञान का जेलर था। और यही बात इस कहानी को सिर्फ एक भूत की कहानी से कहीं ज्यादा बना देती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, और ये कहानी एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल उठाती है। ज्ञान का असली मकसद क्या है? उसे किसी तिजोरी की तरह सहेज कर रखना या उसे एक नदी की तरह आजाद बहने देना? हाँ, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और दुनिया को बेहतर बना सके। क्या ज्ञान पर किसी का कब्जा हो सकता है? और किस मोड़ पर ज्ञान को बचाने का काम उसे कैद करने का अत्याचार बन जाता है? बिल्कुल, ये वो सवाल है जो इस डरावनी कहानी के खत्म होने के बाद भी हमारे जहन में गूंजता रहता है।